जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का पार्ट 3 जो रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। केमिकल रिएक्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आज हम पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को टोटल 40 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड करवा दिए हैं। जो चुनिंदा क्वेश्चन है, सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉक 23 यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का केमिकल रिएक्शन का पार्ट 3 में आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। जो सभी एग्जाम्स के लिए, जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उनके एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए आप सभी। और आज के इस पार्ट 3 की हम शुरुआत करते हैं कल के होमवर्क क्वेश्चन से। आपको मैंने कल की क्लासेस में एक होमवर्क दिया था जिसका जवाब आप लोगों ने मुझे दिया है कमेंट में। आपसे पूछा गया था कि कली का चूना, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जब जल के अंदर डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर होती है। यानी यहाँ पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी के अंदर डाल देते हो कौन सी अभिक्रिया यहाँ पर होगी। चलिए इसको विद रिएक्शन में आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर हमारे पास में कैल्शियम ऑक्साइड है CaO और इसके अंदर हम लोग जब पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, CaOH होल ट्वाइस यहाँ पर निर्माण होगा। साथ में जिस बर्तन के अंदर ये रिएक्शन होती है तो यहाँ अतिरिक्त मात्रा में उष्मा निकलती है। इसका मतलब है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि इसके अंदर से हीट। जिस बर्तन में आप लोग इस अभिक्रिया को करवाते हो वहां वो बर्तन गर्म हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो CaO को हम लोग जब H2O के अंदर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में उष्मा भी यहाँ से रिलीज होती है, हीट भी यहाँ से रिलीज होगी। ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया यह मानी जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का उत्सर्जन होता है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, और जिनमें उष्मा को एब्जॉर्ब किया जाता है, उष्मा ग्रहण की जाती है, उन्हें हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ये दो बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज के हम लोग पार्ट 3 के जो केमिकल रिएक्शंस है, काफी शानदार क्वेश्चन आज के सेशन में। उसका पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रहा है। देखिए आपको एक यहाँ पर शानदार चमकता हुआ चिप्स का पैकेट भी दिख रहा है। ये सभी के लिए है, आपके लिए, तो आप यहाँ से ले लीजिएगा। चलिए इसके साथ क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए कि चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन के बचाने के लिए हम कौन सी गैस भरते हैं। जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनके अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा फूले हुए रहते हैं, परंतु इनके अंदर जब हम लोग चिप्स देखते हैं तो बहुत ही चुनिंदा चिप्स निकलती है। 2 या 4 चिप्स यहाँ से निकलती है, इससे ज्यादा चिप्स इसके अंदर नहीं होती। तो ये इतना फुलावदार क्यों होता है? इसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो गैस कौन सी होती है जो इसे ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, यानी इसका ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। काफी शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो डियर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो इस चिप्स के पैकेट में जो गैस भरी होती है, इस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करती है कि यह चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, ऑक्सीकृत होने से बचाती है। चिप्स अगर ऑक्सीडाइज नहीं होगी तो चिप्स के अंदर खराब होने की स्थिति या निर्मित नहीं होगी और चिप्स जो है वो सुरक्षित रहेगी लंबे समय तक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो इसे आपके लिए आकर्षक बनाने के लिए कि यह फुलावदार दिखे और भारी दिखे ताकि इसे ज्यादा खरीदे, और साथ ही इसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए भी हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बड़ा शानदार प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। मैंने लास्ट 2 टॉपिक में, लास्ट 2 पार्ट में आपको काफी अच्छे से पढ़ा दिया है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होती है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि एकल विस्थापन, एकल विस्थापन में क्या होता है। तो यहाँ एकल जो कंपाउंड होगा, एक अगर हम लोग एकल विस्थापन की बात करें, मान लीजिए AB को रिएक्शन हम लोगों ने करवाया किससे, C के साथ में। तो मैंने आपको कल की क्लासेस में भी ये पढ़ाया था कि अगर यह C एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी मेटल है जो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर ऑफ A। मान लीजिए A मेटेलिक कंपाउंड है और नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, तो C एक ऐसी धातु है जो A से ज्यादा क्रियाशील है, तो यह A को रिप्लेस करेगा और A के साथ रिप्लेस करके यह Cb प्लस A यहाँ पर बना लेगा, क्योंकि A कम क्रियाशील धातु होने के कारण इसको यह रिप्लेस कर देगा। तो वैसे इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर एग्जांपल देखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल है NaCl विलयन एवं कॉपर। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर से करवाते हैं तो क्या यह रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो डियर स्टूडेंट, सोडियम कॉपर की तुलना में पहले से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम जो है कॉपर को ये अपना स्थान नहीं देगा।
क्योंकि ऑलरेडी मोर रिएक्टिव मेटल के अंतर्गत आता है। कॉपर एक लो रिएक्टिविटी रखने वाली मेटल मानी जाती है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन तो वैसे ही अलग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड की क्रिया एल्यूमिनियम से करवाई जाती है। तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है ये भी मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर ऑफ एल्यूमिनियम, तो यहाँ ये रिप्लेस नहीं होगी। देखिए रिप्लेसमेंट तभी संभव है जब जो जुड़ने वाली धातु है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाने वाला है। अगर हम लोग देखें एकल विस्थापन अभिक्रिया का, तो क्या ऑप्शन नंबर सी यानी फेरस सल्फेट ApSO4 की क्रिया हम लोगों ने करवाई सिल्वर से। तो डियर स्टूडेंट, सिल्वर जो है कम क्रियाशील धातु है, ये आयरन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि क्रियाशीलता श्रेणी में जो आयरन होता है वो सबसे ऊपर की तरफ रहता है अगर देखा जाए तो चांदी के कंपेयर में। तो यहाँ जो ऑप्शन हमारा सी होगा ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे पास एक अंतिम ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ दिया गया कि AgNO3 की जो क्रिया है सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया है वो किससे करवाई जाए, कॉपर के साथ करवाई जाए। आप लोग देख पा रहे हो कि जो चांदी होती है क्रिएटिव सीरीज में कॉपर के नीचे की तरफ आती है, यानी कॉपर इसको इजीली रिप्लेस करेगा और यहाँ पर बनेगा कॉपर नाइट्रेट और चांदी जो है यहाँ से अलग हो जाएगी। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर डी देकर रखा गया है एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या एकल विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होना है इस क्वेश्चन के लिए, यानी AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल यहाँ पर दिया गया है जो सही जवाब होगा। तो आपको इस तरीके से चुनाव करना है एक सही जवाब का। आपको तरीके भी समझ में आने चाहिए कि हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखें तो किस प्रकार हम लोगों को इनको अलग करना है। चलिए देख लेते हैं हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को। और बोला गया है यहाँ पर कि एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। आपके पास में यहाँ पर अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें 4 रिएक्शन दी गई है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में A और B रिएक्ट करता है C और D के साथ में, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। मैंने कहा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ जो A होगा ये नेगेटिव यानी D के साथ में जुड़ेगा तो AD बनेगा और साथ में ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पर और BC बन जाएगा, B और C का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार जब आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2kBr और 2kBr प्लस Cl और 2kBr Cl में क्या 2KCl बन रहा है, 2KCl बन रहा है। पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर Cl तो एक अलग अकेला अमाउंट देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 प्रकार के आयनों का आदान प्रदान होना जरूरी है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिल रहा है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि Fe के साथ में सल्फर की रिएक्शन करवा रहे, आयरन विद सल्फर तो FeS बना। डियर कहां से ये होगा, अगर देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी ये भी फॉलो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करवाया CuSO4.H2O, तो यहाँ बन गया, यहाँ कॉपर प्लस है, यहाँ माइनस है, ये हाइड्रोजन प्लस है और माइनस है, यहाँ का प्लस माइनस के साथ अटैच है, CuS बना और H2SO4 भी बन रहा है। डियर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर सल्फेट से जो कॉपर होगा ये यहाँ के हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर से रिएक्ट कर रहा है और इसका जो सल्फेट आयन है वो हाइड्रोजन से आयन क्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। डी भी हम लोग पढ़ लेते हैं। CuSO4 के साथ में Fe है तो FeSO4 बना, तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी हम लोग देखेंगे ये एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, इसलिए इसका ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों को ये बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए। तो आज हम पार्ट 3 देख रहे हैं जो केमिकल रिएक्शन, जो काफी अच्छे लेवल पर पूछा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है कि एक भूरे रंग की चमकदार एलिमेंट, यानी व्हेन ब्राउन कलर्ड शाइनी एलिमेंट X इज हीटेड टू द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो आपको बताना है कि इट्स टर्न ब्लैक, नेम द एलिमेंट X। आपको बताना है कि यहाँ अगर हम भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की प्रेजेंस में गर्म कर देते हैं, वायु की उपस्थिति में इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, तो वह काले रंग का हो जाता है, एक सब्सटेंस बनता है, कंपाउंड बनता है ब्लैक कलर का। तो ये तत्व X का नाम आपको क्या है वो बताना है। देखिए मेटेलिक अगर हम कंपाउंड की बात करें तो पता होना जरूरी है
कि किसमें अगर हम लोग देखें तो ब्लैक कलर हो सकता है। तो अगर हम लोग चांदी की बात करें तो चांदी किससे क्रिया करके, तो चांदी यहाँ सल्फर से क्रिया करके Ag2S बनाएगी और सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगी। तो सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करने के बाद यह काली हो जाती है। पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर बोला गया जो सल्फर है वो यहाँ वायु की उपस्थिति में बताना है और चांदी आपको यहाँ गिवन ऑप्शन में नहीं दे के रखा है। तो ये तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि आपने सुना है कि चांदी में कालापन आता है जो सिल्वर सल्फाइड की वजह से आता है। इसके और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और गिवन है जो आपको समझना है, वो है कॉपर। अगर हम लोग कॉपर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो कॉपर होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके 2Cu2 का निर्माण करता है, CuO का निर्माण करता है कॉपर ऑक्साइड का। और ये जो कॉपर ऑक्साइड की परतें होती है इसका कलर भी क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है यानी काला हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं अगर हम X की जगह पर यहाँ कॉपर रखें और कॉपर को वायु की प्रेजेंस में हम लोग गर्म करें तो काले रंग का पदार्थ होता है, एक ऑक्सीडाइज हो जाता है कॉपर यहाँ पर और ऑक्सीकृत होने के बाद में इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, एग्जाम में देखने को मिलता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और मेरे साथ आप इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखने चलिएगा। एक इक्वेशन देके रखिए H2O2 यानी हाइड्रोजन और आपको ऑक्सीजन देके रखा और यहाँ पर पानी का निर्माण हो रहा है। तो ये इक्वेशन जो देके रखिए किस प्रकार की इक्वेशन है, देखिए दो अलग अलग अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और जब दो अलग अलग सबस्टांस मिलकर एकल कंपाउंड बनाते, कोई एक कंपाउंड बनाते, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानती है। दो या दो से अधिक एलिमेंट इसमें योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। देखिए डिसोसिएशन यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है कि यहाँ अगर हम H2O को H2 और O2 में तोड़े तो ये सही हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को हमने अपघटित किया किसमें, CaO प्लस CO2 में, तो यहाँ जो रिएक्शन हो गई ये एक वियोजन अभिक्रिया मानी जाती है। अगर हम लोग देखें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो ये थोड़ा अलग टाइप हो जाता है और उदासीनीकरण जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये दो टाइप थोड़े अलग है यहाँ से, जो हमें केमिकल रिएक्शन के मेन टाइप से अलग लगते हैं। अगला देख लेते हैं हम लोग फटाफट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है यानी ऑक्सीजन कम्स आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को तो काफी अच्छे से पढ़ा होगा। पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और अपना खाना ये बनाते किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6 के फॉर्म में। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो यहां जो पूछा गया है कि ये जो C6O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पानी अगर हम लोग देखें ये मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 और जो ऑक्सीजन यहाँ पर बनती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो ऑक्सीजन बाहर निकली ये इन दोनों में से किससे प्राप्त हुई, ये आपको बताना। काफी शानदार प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तो आपको बताना है कि ये जो ऑक्सीजन होता है इसका सोर्स क्या होता है। इसका सोर्स यहाँ क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि यहाँ भी आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखने को मिल रहे हैं। क्या ये पानी हो सकता है? तो बिल्कुल ध्यान रखने योग्य बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी एग्जाम में पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन बनती है, उसका निर्माण जल के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है। जल के द्वारा इसका निर्माण होता है डियर स्टूडेंट। इसका सही जवाब हो जाएगा वाटर, यानी ऑक्सीजन जो मिलती है हम लोगों को कहां से मिलती है, बाय वाटर मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन है और ग्लूकोज भी ऑप्शन है और डिक्टियोजोम भी है जो थोड़ा अलग, इसमें अलग टाइप का एक ऑप्शन हो जाता है। इसका सही जवाब आप लोग पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, पानी के द्वारा ऑक्सीजन मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन आप लोगों को सत्य बताना, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। जो यहाँ नीचे दी गई रिएक्शन है इसमें आपको एक सही स्टेटमेंट को चुनना है। देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ में क्रिया कर रहा है। तो यहाँ से जो जिंक है यहाँ ऑक्सीजन निकला और यह ऑक्सीजन कार्बन के साथ में आकर जुड़ गया, ये आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जिंक से ऑक्सीजन निकल गया, तो जिंक से ऑक्सीजन का निकलना यानी यहाँ जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, अपचयन हो गया।
यानी जिंक ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है, इसका रिडक्शन संभव है। और यहाँ हम देखेंगे जो कार्बन होता है वह कार्बन ऑक्सीजन को यहाँ गेन कर रहा है, इसका मतलब जो कार्बन है ये कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक ऑक्साइड यहाँ रिड्यूस हो गया। चलिए इस ऑप्शन को मैच कर लेते हैं। कार्बन उपचयित, उपचयित का मतलब वही ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। पर यहाँ जिंक ऑक्साइड के बारे में भी आपको स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है तो जिंक ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिया गया, रॉन्ग स्टेटमेंट है। वही अगर हम देखें कार्बन उपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, अपचयित का मतलब हो जाएगा रिड्यूस्ड, तो कार्बन का रिडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वही अगर लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रही, तो क्या यह बात सही है? कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं डियर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन उपचयित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन उपचयित हो रहा है यानी कि कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज, कार्बन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है। बड़ा अच्छा प्रश्न था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आया हुआ क्वेश्चन है, पर केमिकल रिएक्शन में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर इनको मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीजन निकलता है तो वहां रिडक्शन पॉसिबल होता है। ध्यान रखना है इस बात को, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो आप लोगों को समझाया गया। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि जिंक तथा लेड, जिंक और लेड यानी जस्ता और लेड यानी पीबी, अगर हम लोग देखें तो कॉपर के कंपेयर में, कॉपर की अपेक्षा में ये क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट सक्रियता श्रेणी, देखो कितने सारे क्वेश्चन रिएक्टिविटी सीरीज को लेकर आ रहे हैं जो हर सेक्शन में आपको देखने को मिलता है। अगर हम लोग फिर से एक बार बात करें तो पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में यहाँ पर जिंक आ जाता है, जिंक के बाद में आयरन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन है सारे के सारे। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा जस्ता और लेड, तो जिंक और लेड जो होगा ये तो कॉपर से काफी ऊपर है, यानी ये दोनों जो है ये अधिक क्रियाशील होगी, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है ये ऊपर की तरफ आते हैं, टॉप लेवल पर आते हैं, ये सारे के सारे मोर रिएक्टिव माने जाते हैं। सही जवाब इस प्रश्न का हो जाना है कि जो जिंक और लेड है ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर ऑफ कॉपर। आपको ध्यान रखना है ये मोर रिएक्टिव मेटल होगी, रिएक्टिविटी सीरीज में इनका नंबर ऊपर की तरफ आता है, इसलिए इनको हम लोग मोर रिएक्टिव मेटल के नाम से जान सकते हैं। तो काफी शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है, इन्हें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। पूछा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये क्वेश्चन बताना है। देखिए बोला गया दोस रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, किन अभिक्रियाओं को आयनों का आदान प्रदान करने वाले के कारण हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है? तो डियर मैंने आपको बताया कि आयनों का आदान प्रदान, हर बार मैं आपको ये रिएक्शन समझा रहा हूं कि A प्लस बी C प्लस डी, तो यहाँ जो आयन बनते हैं, यहाँ जो आयन बनते हैं, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, तो इस प्रकार A और D, C और B का निर्माण हो जाता है यहाँ पर। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन यहाँ पर बनेगी ये कैसी बनेगी, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा C यहाँ पर दिया गया है, कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर ज्यादा रिएक्टिविटी के कारण कोई धातु किसी धातु को रिप्लेस कर देती है जिसका रिएक्टिविटी कम होता है, तो उसे हम लोग केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है, जल्दी से फोकस कीजिएगा सभी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जब ढेर सारे दो या दो से अधिक अभिकारक अगर मिल जाए और यहाँ निर्माण हो जाता है A प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ अलग अलग सब्सटेंस थे जो मिलकर एक सब्सटेंस बनाया, और इसे हम लोग योगात्मक अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। संयोजन अभिक्रिया इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि केमिकल रिएक्शन काफी इजी टॉपिक है, क्यों इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर आप इस सेशन से जुड़े रहिए ताकि आपको जितने भी कॉम्प्लेक्स टाइप के जो चैप्टर है, अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्डिंग है, जो केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे इससे।
और एक होता है अगर हम लोग देखें ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बहुत कम बच्चे बना पाते हैं, ओनली 10% स्टूडेंट जो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, बाकी सब इनको छोड़ देते हैं और एग्जाम इन्हीं को टारगेट करता है आपके लिए बोला गया है यहाँ पर। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण यहाँ पर करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों को देके रखा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है, कुछ चीजें जल रही है आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। मैग्नीशियम रिबन, चलिए ये तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सेशन में आया हुआ है और ये इसलिए बार बार आ रहा है कि एग्जाम में भी आएगा। आपको पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है, आपको बताना है। पूछा गया है कि विच नेचर ऑफ लाइट इज इमिटेड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न, मैग्नीशियम रिबन जब जले तो किस प्रकार का। देखो आपको यहाँ पर एक डायग्राम देके रखा है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया था और उसको जलाया गया था, तो एक जो कैसी ज्वाला यहाँ से निकल रही है आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। और यहाँ एक रिएक्शन भी समझाई गई है Mg+O2, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण जो है यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोगों को ये फ्लेम दिखाई दे रही होगी, तो क्या ये लाल और चमकदार है, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या ये हरी चमकदार है, तो बिल्कुल नहीं। सफेद चमकदार और नीली चमकदार तो रॉन्ग हो जाएगा, इसका समय सही समझ हो जाएगा कि वाइट यानी कि सफेद चमकदार आपको ये देखने को मिल रही। काफी शानदार प्रश्न है, ये रिएक्शन आप लोगों को पूछी जाती है कि मैग्नीशियम क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण यहाँ पर संभव होता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा ये एक प्रकार का क्या होगा, ये एक सफेद अवक्षेप के रूप में या व्हाइट प्रोडक्ट के रूप में ये जलता है। और ये नॉर्मली हम लोग जो आतिशबाजी होती है या क्रैकर्स होते हैं दिवाली के समय हम जलाते हैं, तो उन पटाखों में नॉर्मली आप लोगों को इस प्रकार की ज्वाला देखने को मिलती है। तो मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, व्हाइट चमकदार, आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, बताना है। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड मेटेलिक ऑक्साइड। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ा है कि जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, अगर आप लोगों ने NaOH पढ़ा हो, KOH पढ़ा हो, आप लोगों ने किसी भी प्रकार के सॉल्ट को देखा हो, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस नेचर का सॉल्ट माना जाता है, बेसिसिटी इसकी होती है, वही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी देख सकते हैं, एक प्रकार का सॉल्ट होता है जो बेस नेचर का होता है। तो ये सब क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि ये सब के सब क्षार होते हैं, बेस होते हैं, ये बेस होते हैं, पर इनमें कहीं ना कहीं मौजूदगी होती है किसी भी एक मेटल की, यानी जितनी भी मेटल होती है, मेटल जो है ये क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। और जो नॉन मेटल होती है, जैसे आपने किसी HCl का नाम सुना होगा, H2SO4, HNO3, HNO3, ये सभी के सभी एसिड होते हैं, इनमें आपको मेटल की उपस्थिति देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये बेस नेचर के होते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं क्या क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगे, एल्कलाई ऑक्साइड ये निर्माण करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पर अगर अम्लीय नेचर पूछे तो आपको नॉन मेटल या अधातु के बारे में ध्यान रखना है कि जितनी भी नॉन मेटल होती है, ये नॉन मेटल क्या बनाती है, तो ये एक एसिडिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, और जितनी भी मेटल है वो अल्कलाइन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब एम्फोटेरिक मटेरियल, तो फटाफट कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और अभी इसी वक्त मुझे जवाब दीजिए कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ाए हैं कुछ एम्फोटेरिक मटेरियल, और उन एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम आपको मुझे लिखना है फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर, सभी को जवाब देना है इसको जा। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन का सही जवाब हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन आप सभी के सामने, फिर एक रिएक्शन से मुकाबला आपको करना है, फटाफट फटाफट मुकाबला कीजिए। अब आप मुझे बताइए, आप मुकाबला करने के लायक बन गए हो ना, क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इजी बन चुका है, तो आप जल्दी से इसको देखिएगा। एक रिएक्शन देके रखिए कि यहाँ आयरन ऑक्साइड है, यानी कि Fe2O3 हेमेटाइट का फार्मूला होता है, और इसको एल्यूमिनियम से रिएक्ट करवाना है। यहाँ पर क्या कर रहा है देखिएगा, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल होती है डियर, सक्रियता श्रेणी में एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर आता है। तो क्या यह एल्यूमिनियम इस आयरन को रिप्लेस करने के बाद में इसकी जगह ले रहा है और Al2O3 बन रहा है, और फेरस, यहाँ आप समझ चुके हैं कि एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरीके से आप लोगों को कंसिडर करना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। सही जवाब हम देख रहेंगे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन अभिक्रिया इसका सही जवाब होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जल्दी से बताइए, जैसे ही नाम आता है डबल डिस्प्लेसमेंट, आपको बताना है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। आप नाम सुने डिसोसिएशन रिएक्शन का या वियोजन का,
तो इसके अंदर एक बड़ा कंपाउंड होगा, वो दो अलग अलग या दो से अधिक कंपाउंड में टूट जाएगा और दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करे तो ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, काफी अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं और सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। सेशन को अब क्या आज आपने लाइक किया है या लाइक करना भूल गए? अगर आप भूल गए लाइक करना तो तुरंत लाइक बटन को प्रेस करें और लाइक करना सेशन को ना भूले। चलिए तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने देखिएगा। काफी शानदार जानदार प्रश्न है जो एग्जाम्स में टारगेट होंगे आपके लिए। अभिक्रिया देके रखी है लेड ऑक्साइड की और लेड ऑक्साइड की क्रिया हम लोगों को कार्बन से करवाना है। फिर से एक रिएक्शन के लिए मुकाबला आपके लिए। तो लेड ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करेगा तो यहाँ लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन देके रखी इसके अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को शो करना है। यहाँ पर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं दिया है आपको, यहाँ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग के अकॉर्डिंग इसको एसिड देना है। मैंने आपसे कहा है कि जब ऑक्सीजन निकलती है तो वहां ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन हो जाता है और जब ऑक्सीजन किसी में जुड़ जाए तो वहां ऑक्सीडेशन होता है। आप इस बात को नोट्स में लिख लें। ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। वही अगर हम लोग बात करें रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? एक रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन का निकलना अपचयन हो जाएगा। चलिए फटाफट मैं इसको समझा देता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ लेड ऑक्साइड था, लेड के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड था और यह कार्बन के साथ क्रिया कर रहा है सॉलिड फॉर्म में। दोनों सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर दे के रखे गए। इधर अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर बना हुआ है पीबी। अब देखिए इस पीबी के अंदर से ओ गायब हो चुका है, यानी पीबी लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल चुका है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? लेड ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो निकल चुका है और ये कहां जाके जुड़ चुका है? तो ये जुड़ चुका है कार्बन के साथ में। आप देख सकते हैं कार्बन के साथ, यहाँ कार्बन सिंगल था, अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ है। जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा उसका क्या होगा? तो उसका होगा ऑक्सीकरण, यानी इसे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो कि यहाँ लेड ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ से रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन संभव है और रिडक्शन का मतलब होगा कि लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूसिंग या रिड्यूस्ड। तो आप इस बात को पढ़िए, क्या सीसा अपचयित हो रहा है? सीसा, देखो यहाँ सीसा नहीं होगा, सीसा लेड ऑक्साइड के साथ में लेड ऑक्साइड बोलेगा। पहला स्टेटमेंट पूरा रॉन्ग हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड डियर, यहाँ देखिए क्या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कहीं दिया गया? ये तो कंपाउंड है जो बना हुआ प्रोडक्ट है, आपको सेकंड ऑप्शन भी हटा देना है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड क्या अपचयित हो रहा है? तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है। काफी बढ़िया। और आप देखोगे यहाँ पर बोला गया एंड कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। बिल्कुल सही जवाब है भाई। कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और लेड ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। सही जवाब, लेड ऑक्साइड का अपचयित हो रही है और कार्बन उपचयित। उपचयित को हम लोग ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। हर कोई बच्चा इसे नहीं बना पाता है क्योंकि यहाँ उलझने बहुत सारी है और उलझने अगर मिल जाए तो हम लोग यही समझते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, और हमें क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हमें इसे बनाना है। और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझ लेते हैं। दूध से दही बनना, शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है कल के सेशन में, यानी पार्ट 2 में भी हम लोगों ने इसको देख लिया था। आप सभी को इसका आंसर भी पता होगा कि दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जिन परिवर्तनों में स्थायित्व का गुण आ जाता है। अगर हम लोग देखें दूध से दही बनना, तो दही से क्या पुनः दूध हम बना सकते तो नहीं बना सकते, तो इस प्रकार के चेंजेस रासायनिक परिवर्तन होंगे। और भौतिक परिवर्तन में अस्थायित्व होता है, यानी कि टेम्पररी होते हैं ये। अगर हम लोग अभिकारकों से उत्पाद बना और उत्पाद फिर से अभिकारक में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो प्रिय विद्यार्थीगण सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केमिकल रिएक्शन दूध से दही बनना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। वे अभिक्रिया जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाएगी? Those reaction in which energy is absorbed are called। किस नाम से जानी जाएगी जिनमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है? देखिए मैं हर बार आप लोगों से ये डिस्कस करता हूं कि जिन अभिक्रियाओं में
जिन अभिक्रियाओं में अगर हम लोग उष्मा की बात करें या ऊर्जा की बात करें, तो उष्मा अगर अवशोषित हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उष्मा का अवशोषण जिन अभिक्रियाओं में होगा उन्हें हम लोग उष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जानेंगे, या इन्हें हम लोग बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। किस नाम से जानेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है। और जिन अभिक्रियाओं में उष्मा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है इन अभिक्रियाओं को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। कल के सेशन में शायद आपको याद होगा हम लोगों ने जो फल फ्रूट है, सब्जियां है, साग सब्जियां हैं, उन्हें हम लोगों ने कंपोस्ट किया था, उन्हें खाद बनाने के लिए हम लोग कंपोस्ट विधि का उपयोग किया था। तो वहां हम लोगों ने देखा था कि वहां भी उष्मा बाहर निकल रही थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उष्मा उत्सर्जन हो तो इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जान सकते हैं। तो काफी शानदार शानदार प्रश्न है जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिनमें ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो उष्मा शोषी, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखने को मिलेगा। 17 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं और काफी स्टूडेंट्स ऐसा लगता है ये इजी होते हैं और हड़बड़ाहट में जल्दी से इसका आंसर लगा देते हैं और हो जाता है ये क्वेश्चन गलत। तो हमें बहुत अच्छे से सोच समझकर चारों ऑप्शन को पढ़कर एक आदत डाल लीजिए। जब तक आप चार ऑप्शन को नहीं पढ़ोगे तब तक आंसर नहीं दोगे, क्योंकि आपके 4-5 क्वेश्चन शायद इसी हड़बड़ाहट की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से आप लोग रॉन्ग करते हो और हम रह जाते हैं कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे। हम अब ऐसी गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सीख लिया है हमें एग्जाम कैसे बनाना है। तो पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पचना। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो भोजन लिया वो ग्लूकोज के फॉर्म में लिया। हमारी कोशिकाओं के अंदर जब ग्लूकोज का अमाउंट चला जाता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमारे अंदर दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं। इसमें एक तो आ जाता है CO2 और एक आ जाता है H2O यानी कि पानी। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वह खुद का क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। तो क्या भोजन का पचना एक प्रकार का ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी? नहीं होगी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की भी तैयारी मैंने अभी से स्टार्ट कर दी है, पर मैं इसको बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ाऊंगा कि पूरे YouTube जगत में इस प्रकार का आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा होगा। मैं इस प्रकार आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ क्या बोलोगे कि ग्लूकोज इज बीइंग ऑक्सीडाइज हियर। आप लोगों को बताना है इसका जवाब। तो बताइए क्या एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया हो जाएगी? तो ऑक्सीडेशन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ अवकरण या फिर अपचयन क्या होता है? तो ऑक्सीजन अगर निकल जाती है तो उसको हम अपचयन बोलेंगे। और उदासीनीकरण में जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या बनता है? लवण बनता है और पानी बनता है, सॉल्ट और पानी का निर्माण होता है। 18 क्वेश्चन है आज के सेशन का, देखिए ध्यान से। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन करना क्या होता है? आप सभी को प्राकृतिक गैस के बारे में जानकारी जरूर होगी। मीथेन, जिसे हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं डियर, क्योंकि ये मार्सी प्लेस पर मिलती है, यानी दलदली क्षेत्रों में मिलती है, इसलिए इस गैस का नाम क्या हो जाता है? CH4 मीथेन। पूछा गया है कि यहाँ मीथेन का दहन होना। अब मीथेन का दहन करवाइए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलवाइए। देखिए दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जलाया जाता है। आप यहाँ पर बताओगे, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी? क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या H2O गैस मिलेगी। अगर आप लोगों को यहाँ के कंपाउंड टोटल ऐड करना है तो हमारे पास में 4 मुझे ऑक्सीजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2O2 हो जाएगा, यहाँ H4 है तो H4 यहाँ 2H2O हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस। आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि दहन होना किस प्रकार की रिएक्शन मानी जाती है? तो मुझे बताइए, क्या उष्माक्षेपी? तो इसमें डियर स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और H2O भी बनता है और साथ ही साथ हीट को भी यहाँ से बाहर किया जाता है, उष्मा भी यहाँ से निकलती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि एक प्रकार की उष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पर ये मानी जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा लेवल का प्रश्न था, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप नहीं आने की तो कोई संभावना नहीं होती है यहाँ पर। इनमें से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का मतलब होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस बर्न विथ विदाउट फ्लेम।
विदाउट फ्लेम का मतलब है कि फ्लेम नहीं बनता है। अगर हम मोमबत्ती को जलाते तो आपने ऊपर देखा होगा कि मोमबत्ती में ऊपर की तरफ यहाँ पर एक फ्लेम जरूर बनती है डियर। और यहाँ पूछा गया कि जो भी सबस्टेंस बताना है विदाउट फ्लेम बताना है। केरोसिन को हम किसी पदार्थ में डालकर जब जलाते तो भी फ्लेम का निर्माण होता है। कोयला और मीथेन गैस तो अभी देखा कि फ्लेम के साथ ही जलती है। यहाँ अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला बिना या कोल जो होता है बिना फ्लेम के जलने वाला पदार्थ माना जाता है। आपने इसको देखा होगा कि कोयला बिना फ्लेम के जलने वाला पदार्थ माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन में जो सभी अपकमिंग एग्जाम्स में काफी महत्वपूर्ण सेशन है, इसके हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किए। चलिए अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन आपको मुझे बनाना है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर। ये आ गया आप लोगों का होमवर्क प्रश्न। और आज का होमवर्क प्रश्न क्या है, फटाफट इसे आप पढ़ लीजिए और जल्दी से आंसर भी दे दीजिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से इनमें से कौन सी क्रिया होगी। आपको बताना है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, शायद आपने लास्ट प्रीवियस सेशन अगर देखा होगा, इजीली आप इस प्रश्न का मुझे जवाब दे दोगे। हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, वही कोई अभिक्रिया नहीं होती, फेरिक लवण और जल बनता है। कौन सा प्रश्न इसका सही होगा, जवाब सही होगा, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जवाब देना है। अगर आप लोगों ने फिर से चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए और ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लेकर आएगी आप लोगों के लिए। एग्जाम्स में प्रश्न यही से देखने को मिलेंगे। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने आप को बिजी रखे पढ़ाई करने में, अपने टाइम को यूटिलाइज करें। टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम बहुत ही कीमती चीज है डियर। और एग्जाम्स में ये कि अभी अगर आपने किताबों को समय दिया है तो ये किताबें आपका समय बदल देगी। अगर आप किताबों को समय दे रहे हैं तो ये किताबें आपका समय बदल देगी और वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, आपके बिल्कुल करीब है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, दिन रात पढ़ते रहो और टारगेट रखो एग्जाम्स निकालने का। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में फिर टॉप 20 क्वेश्चन के साथ में, जिसका इंतजार आप लोगों को होना चाहिए। तो जल्दी से ये सेशन अगर शेयर नहीं किया आपने, दोस्तों के साथ में से शेयर भी करें, अच्छा कंटेंट सभी को प्रोवाइड हो, यही हमारी इच्छा है। चलिए मिलते हैं अगली बार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।